हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएसआई के मैथमेटिक्स का जो भी कोर्स होगा उसको आज से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो यूपीएसआई की मैथमेटिक्स के कोर्स को स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। एसआई के एग्ज़ाम के होने से पहले मैं मैथमेटिक्स का सारा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। एक एक चैप्टर आपको बहुत ही ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। देखिए, आज क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जनरली यूट्यूब पर जितने भी लोग जहाँ भी यूपीएसआई की क्लासेस चल रही हैं, लगभग सभी जगहों पर एकदम स्टार्टिंग से ही फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाया जा रहा है, यानी कि उसमें संख्या पद्धति आदि से स्टार्ट किया जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट ने वो सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को जैसे एडवांस मैथमेटिक्स हो या ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में या फिर मेंसुरेशन में, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यहीं से स्टार्ट करूंगा, यानी ज्यामिति से स्टार्ट कर रहा हूं और बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए हायर लेवल तक ले जाया जाएगा। और जैसा कि मेरे पढ़ाने का थीम ही ये रहता है कि आप देख रहे हैं कि पहले तो आपको यहाँ पर विषय वस्तु पूरी पढ़ाई जाएगी एक एक चीज़ों को लेकर के, और फिर देखिए यहाँ पर आपका एक प्रीवियस ईयर का इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराया जाएगा। जो भी आप ये पढ़ लेंगे इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये यूपीएसआई 2017 का 12 दिसंबर को पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसी को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि हम लोग उस लेवल तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने जोड़ने की कोशिश करिए ताकि हम लोगों का भी उत्साहवर्धन हो और हम आपके साथ बेहतर से बेहतर कार्य कर सकें। मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट एकदम आपको बेहतर तरीके से कराया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जिन लोगों को संख्या पद्धति या लासा मासा आदि चैप्टर्स प्रारंभ के भी पढ़ने हों तो वो मेरे द्वारा पढ़ाए गए टेट सीटेट सुपर टेट की प्लेलिस्ट में जाएं। और टेट सीटेट सुपर टेट वाला जो मैं सीरीज चला रहा हूं यूपी टेट 2021 के नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। उसमें आप देखेंगे 5-6 चैप्टर मैंने स्टार्टिंग के अरिथमेटिक के पढ़ाए हुए, उनको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, संख्या पद्धति में कुछ भी ऐसा छूटा नहीं है जो ना पढ़ाया गया, वहां पर सब कुछ कराया गया है। तो तब तक जिनको जैसे शीघ्रता हो तो वो भी 5-6 चैप्टर पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं नए सिरे से आगे यहां भी पढ़ाऊंगा यूपीएसआई के आधार से। फिर भी आप लोग उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है आपको। तो आप यूपी टेट 2021 मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर 5-6 चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, उनको भी पढ़ते रहिए। यहां पर आज मैं एसआई के लिए ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं, तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करेंगे ज्यामिति में बहुत ही छोटे स्टार्टिंग लेवल से कि बिंदु क्या है, किरण क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, बेसिक नॉलेज होते हुए, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं बुनियादी, बिल्कुल उनके परिभाषाओं पर आधारित या उनके नियमों पर आधारित, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो जैसा कि बिंदु है, बिंदु जिसको हम इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, देखिए इसको ज्यादा विस्तार से समझा नहीं जा सकता। देखा जाए तो ये एक बिंदु यानी कि पॉइंट जिसको आप कहते हैं, इसमें बहुत सारे पुस्तकों में आपको अलग अलग तरीके से परिभाषाएं मिलेंगी। ठीक है, जैसे किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है सामान्य रूप से, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा, क्योंकि हम इस 2D प्लेन पर इसको बना रहे हैं और ये एक तरह का 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल है। अगर हम ऐसे देखें तो ऐसा मान सकते हैं, मान के चलिए, देखिए जैसे आप जानते हैं ये क्या है, वृत्त है। तो वृत्त में क्या होता है, ये त्रिज्या होती है। अगर कितना भी बड़ा वृत्त बनाए तो हम देखेंगे यहाँ केंद्र से मिलाने वाली ये रेखा को त्रिज्या कहते हैं, सब आप जानते हैं। इसमें अब देखिए बिंदु क्या है, बिंदु एक ऐसा वृत्त है, हम कह सकते हैं बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं है, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं। अगर त्रिज्या नहीं होगी तो ये बिल्कुल सिमट के चिपक जाएगा और लगभग इस तरीके का आपको दिखेगा। यानी कि कई पुस्तकों में आपको ये भी परिभाषा देखने को मिलेगी कि बिंदु यानी पॉइंट क्या है, एक ऐसा सर्कल है या ऐसा वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं है, यानी इट हैज नो रेडियस, है ना। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका कोई रेडियस नहीं है। तो इस तरीके से सामान्य रूप में बिंदु को बस आपको जानना है, ज्यादा विस्तार पर इस पर चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, ये आपने समझा। अब देखिए यहां पर हम अगला पॉइंट देखते हैं कि किरण, किरण यानी जिसको रे कहते हैं। ये किरण क्या है, किरण यानी कि जिसको हम बोलते हैं रे।
अब देखिए किरण क्या होता है, किरण का एक साइड तो आप फिक्स मान सकते हैं, कहीं से किरण उत्पन्न जरूर होगी, लेकिन जहां तक जाएगी वो पॉइंट अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है, यानी कि वो अनंत तक हो सकता है। लेकिन किरण जहां से उत्सर्जित होगी, जहां से निकलेगी, उसके बाद उसका अंतिम छोर आप नहीं बता सकते। यानी एक साइड से तो फिक्स है, ये आपका ये फिक्स पॉइंट है, लेकिन इसका एक सिरा जो ये किरण जा रही है, इसका ये कोई लिमिट नहीं, ये अनंत तक माना जाएगा। ठीक है, तो किरण ये होती। वहीं पर अगर बात करें, अगला है जैसा कि रेखा, जिसको आप लाइन कहते हैं। लाइन और किरण में ये अंतर है कि किरण एक साइड में कितना भी आप बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन रेखा को दो साइड में, ठीक है, दोनों सिरे उसके जो होंगे, दोनों साइड में उसका कोई पता नहीं होगा, दोनों सिरों पर इसकी लिमिट नहीं है। ये इधर भी अनंत तक जाएगा और ये इधर भी अनंत तक जाएगा, यानी इसका दोनों सिरा अनंत होता है। यानी किरण की, यानी रेखा की लंबाई अनंत मानी जाती है, आप इसकी माप नहीं कर सकते। दोनों ही सिरों पर रेखा क्या है, अनंत है, जितनी भी होगी इसकी लिमिट नहीं है। ठीक, दोनों साइड कितना भी इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका रेखा और ये किरण के बारे में आपने देखा। अब देखिए बात आती है बहुत सिंपल तरीके से कि रेखाखंड क्या है। ये सारे पॉइंट को मैं बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से आपको समझाते हुए चलता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि रेखाखंड, क्योंकि आपने देखा कि रेखा की कोई लिमिट नहीं है, जिसको लाइन कहते हैं, और ये रेखा का खंड, यहां दो चीजें, रेखा खंड, इसका मतलब लाइन का कोई हिस्सा, लाइन का ही कोई पार्ट, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ये हो गया। तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि रेखा जो थी आपने देखा अभी इसकी दोनों सिरों पर इसका कोई अंत नहीं भाई, दोनों सिरों पर इसका कोई अंत नहीं है। तो अब हम क्या करें, अगर इसमें से कोई पार्ट, इसका खंड निकाल ले, जैसे मान लीजिए ये हमने यहां से डिसाइड किया, ये वाला, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला बी पॉइंट ले लेते हैं। इस समय ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है ए और बी, ये आपका रेखाखंड है। इसीलिए जब भी रेखाखंड आप जितना भी ज्यामिति में बनाते हैं, ज्यादातर रेखाखंड का प्रयोग करते हैं कोण बनाने में या कुछ भी बनाने में। तो आप देखते हैं यहां पर ये जो दो सिरे हैं इसके, ये फाइनाइट है, यानी निश्चित है, यानी पता है, आपको मालूम है, इसका कोई भी नाम हो सकता है, ए बी सी डी पी क्यू, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये रेखाखंड तभी होगा जब ये रेखा किसी रेखा लाइन का हिस्सा होगा, पार्ट होगा, उसका एक कोई फिक्स पार्ट होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि रेखाखंड, रेखा के अंतर्गत कोई हिस्सा या पार्ट। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे कि रेखाखंड क्या है। अब देखिए अगला आपका रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया। अब होता है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या है, संगामी रेखाओं को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो ये जो संगामी रेखाएं हैं इनको देख लीजिए, कॉन्करेंट लाइंस, संगामी रेखाएं, इसको फटाक से देख लेते हैं। संगामी रेखाएं क्या, एक ही बिंदु से होकर के गुजरने वाली जितनी भी लाइन होंगी ये सभी संगामी रेखाएं होंगी। देखिए ये सभी रेखाएं एक ही बिंदु से जा रही हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या है, संगामी रेखाएं हैं। ये एक ही बिंदु से पास हो रही, गुजर रही, कॉन्करेंट लाइंस हैं। ठीक है, तो ये हो गया संगामी रेखा। अब अगला पार्ट हम देखते हैं कोण। कोण क्या है इसको समझते हैं। कोण में क्या होगा, कोण की परिभाषा को सामान्य रूप से समझने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए ये एक मैं निश्चित फिक्स्ड पॉइंट ले लेता हूं, किसी एक सिरे को फिक्स कर दिया जाए, किसी रेखाखंड के किसी एक सिरे को फिक्स कर दिया जाए, और अब मान लेते हैं कि ओ पॉइंट है, इसको फिक्स कर दिया। अब यहां से ये जो रेखा खंड है, ये अगर इसको मान लेते हैं ए पॉइंट मान लेते हैं यहां पर, अब ये अगर वृत्तीय पथ पर मूव करे, ठीक है, वृत्तीय पथ पर मूव करे मतलब इस तरीके से वृत्त की संरचना में आगे बढ़े। जैसे मान लेते हैं कि किसी क्षण ये यहां पर है तो इसने इतना वृत्तीय पथ मूव किया होगा, देखिए, है ना। तो जब कोई रेखा खंड अथवा रेखा या किरण कह सकते हैं, क्या हो कि वृत्तीय पथ पर मूव करे, वृत्तीय पथ पर चले, जिसका एक सिरा फिक्स हो, नियत हो, ठीक है, फिक्स हो, तो इनके बीच का जो विस्थापन होगा, ये जो बीच का इनके मध्य का ये जो विस्थापन आप देख रहे हैं, यही विस्थापन कोण कहलाएगा। ये विस्थापन कैसा है, एक तरह से ये वृत्तीय विस्थापन
है ना। तो ये भी कह सकते हैं भाई इस तरीके से वृत्तीय पथ पर जितना विस्थापन होता जाएगा वही उसका कोण बनता जाएगा। यानी कि ये मान लीजिए रेखा है, अब ये किसी समय यहां पहुंच गई, ठीक है, किसी समय यहां पहुंच गई, तो आप देख रहे हैं कि किसी समय यही रेखा, इस बिंदु को हम फिक्स कर लेते हैं, तो ये कहीं भी पहुंचेगी। ये जो वृत्तीय विस्थापन आप देख रहे हैं इस तरीके का, यही आपका कोण बना रहा है। ये वृत्तीय विस्थापन ऐसे आपका चलता जा रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक। तो ये कोण है, यानी कि किन्हीं भी रेखा, अब ये भी बोल सकते हैं कि किन्हीं भी दो रेखा खंडों के मध्य वृत्तीय विस्थापन को भी कोण कह सकते हैं, जिसका एक बिंदु निश्चित हो या फिक्स हो, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोण की परिभाषा को बहुत ही सरलतम तरीके से ऐसे आप समझ सकते हैं, ज्यादा इसको विस्तारित नहीं करेंगे। अब देखिए कोण की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण की माप को अगर हम देखें तो कोण को किसमें मापा जाता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल। तो अब आपने कोण पढ़ लिया, अब देखिए कोण की माप को आप जानते हैं उसको हिंदी में अंश या डिग्री, है ना, डिग्री जिसको बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, डिग्री, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री, है ना, इस तरीके से। तो ये चिन्ह होता है, इसी छोटे से वृत्तीय चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। वृत्त इसलिए होता है क्योंकि कोई भी कोण पूरा टोटल एंगल जो बनता है वो हमेशा एक वृत्त ही बनता है। आपने अभी देखा कि वृत्तीय विस्थापन अगर मान लीजिए ये रेखा है और इसका यहां से इतना ही विस्थापन हुआ है तो इतना ही है, फिर आगे और मान लीजिए यहां से हो गया तो ये हो गया, फिर आगे मान लीजिए, इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पूरा जब बनता है तो एक वृत्त बनता है और ये पूरा वृत्त 360 बनेगा, ठीक है, पूरा वृत्त 360 डिग्री या 360 अंश। इसी तरीके से आप ये कोण की माप करेंगे। अब देखिए कोण की माप है क्या देखा जाए तो अगर मैं बोलूं कि ये एक वृत्त है, पूरे वृत्त का मान कितना होता है कोण में, तो आप जानते हैं कि इसका मान होता है 360 डिग्री या 360 अंश। अब इसकी माप अंश या डिग्री में होती है, ये भी बात क्लियर है। अब अगर ऐसे समझे, मैं आपको ये बोलूं, आपसे पूछूं कि 1 डिग्री से आप क्या समझते हैं, 1 डिग्री या 1 अंश से आप क्या समझते हैं। तो अगर मैं इस पूरी वृत्त की परिधि जो कि 360 की होती है, जो बाउंड्री आप देख रहे हैं 360 की, अगर इसके छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे कितने टुकड़े किए जाए, 360 टुकड़े किए जाए, 360 भाग किए जाए, इस तरीके से छोटे छोटे 360 भाग किए जाए, तो इसका जो एक भाग होगा, एक भाग किसका, एक भाग परिधि का एक भाग, परिधि किसकी, वृत्त की, परिधि का एक भाग, किसी भी वृत्त की परिधि, ये जो बाउंड्री है सरकमफ्रेंस इसको कहते हैं, इसका एक भाग ही 1 डिग्री कहलाएगा। लेकिन कब, यदि इसके 360 हिस्से किए जाए, कितने के हिस्से किए जाए, 360 हिस्से, पूरी बाउंड्री या परिधि के अगर 360 हिस्से ऐसे किए जाए तो इसका जो एक भाग होगा वही 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बात को भी समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों की तरफ मूव करते हैं। आप ध्यान से देखिए, एक एक चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में देखिए सबसे पहले न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ये सारे कोणों के बारे में आप जानते हैं। जैसे मैं बात करूं न्यून कोण की, न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है, ये न्यून कोण। अब अगर न्यून कोण की बात की जाए तो जो भी कोण 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य के कोण, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण या मध्य के कोण, ये सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। कहां से, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण। तो जब भी देखिए 0 डिग्री, जैसे ये आपका कोण बना हुआ है तो ये क्या है, एक न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री कब बनता है, 90 डिग्री, जैसे अब ये आपका ऊपर ये भी एक न्यून कोण है। जब 90 डिग्री कैसे बनेगा, सीधा एकदम ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहां इसको नहीं माना जाएगा, 90 डिग्री को नहीं शामिल करना है, न्यून कोण में 0 से 90 के बीच में रखना है, ठीक। तो इस तरीके से 0 से 90 के बीच वाले कोण सभी एक्यूट एंगल कहलाते हैं। और अब आता है अगला, न्यून कोण के बाद ठीक अगला मैं इसकी बात करूं तो आप बोलेंगे समकोण। समकोण क्या है, समकोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, समकोण। तो राइट एंगल क्या है, ठीक 90 डिग्री का कोण, जो एकदम सीधी रेखा इस तरीके से बनती है, यहां पर ये जो कोण बन रहा है ये आप देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक। इसी को समकोण कहा जाएगा, ठीक है।
तो ये समकोण हो गया, जिसका मान क्या होगा, ठीक 90 डिग्री मान होगा। एग्जैक्टली 90 डिग्री को ही समकोण कहते हैं। 0 से 90 के बीच में, यानी 89, 89.9, 89.5 सारे यहां तक के जितने भी कोण होंगे वो तो एक्यूट में आएंगे, न्यून कोण में आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली 90 डिग्री का जैसे ही होगा, 90 अंश का जो कोण बनेगा वही समकोण कहलाएगा। इसके बाद अब आता है एक पॉइंट, अधिक कोण। अधिक कोण किसको कहते हैं? अधिक कोण जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण 90 से लेकर के 180 के बीच, 90 से 180 के मध्य कोण, 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य के कोण यानी बीच के कोण, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अधिक कोण कहलाते हैं। यानी कि अब देखिए 90 सीधी रेखा है, तो जाहिर सी बात है अब जो कोण बनेगा वो 90 से अलग होगा, 90 से बढ़ के होगा, देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये जितने भी कोण आप देख रहे हैं इस तरीके के, ये सभी क्या है, अधिक कोण है। ये अधिक कोण है क्योंकि इसकी रेखा देखिए कोण वाली इधर देखिए सीधे रेखा से यहां इस तरफ पहुंच जा रहा है, तो ये सभी अधिक कोण है। ये सभी क्या है, अधिक कोण है, ठीक है। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, सारे कोणों के टाइप को आप अच्छे से जानते चलिए, क्योंकि एक एक चीज जब आपको क्लियर होगी तो फिर आप बेहतर तरीके से चीजों को कर पाएंगे। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब आता है सरल कोण या ऋजु कोण। अब अगली बात आती है सरल कोण कहें, या फिर हम इसको नाम दे सकते हैं सरल कोण, या इसी को नाम दिया जा सकता है ऋजु कोण। कई पुस्तकों में आपको ऐसे मिलेगा, जिसको हम एकदम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमेशा 180 होगा। पूरी रेखा, किसी भी रेखा पर बना टोटल ये अर्धवृत्त का तरीके का जो कोण बनेगा, आधा वृत्त जो बनेगा संरचना, ये 180 होगा। क्योंकि आपको मालूम है पूरा वृत्त, मैंने अभी बताया कि पूरा वृत्त कितना बनता है, 360। तो पूरे वृत्त को 360, तो आधा वृत्त जो बनेगा वो हमेशा 180 और 180 में बनेगा, क्योंकि ये होता क्या है, टोटल 360 होता है इस तरीके से। तो इसी कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं, जिसका मान 180 होता है, ठीक। इसका मतलब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि इसमें जो रेखा ने कोण बनाया था, मान लीजिए यहां से अगर हम कोण बनाना चाहें तो बिल्कुल इसी के विपरीत, इसी के ठीक विपरीत ये लाइन आ गई ऐसे, है ना। तभी ये जो कोण बना, ये कितना बना, 180 बना, ठीक है। ये आपका ऋजु कोण है या सरल कोण है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसके बाद देखिए एक अगला आता है वृहत कोण। इसके बाद अगला पॉइंट आया वृहत कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये क्या होता है, ये हमेशा 180 से 360 के बीच, 180 से 360 डिग्री के मध्य बने कोण, इनके बीच के जो कोण बने होते हैं वो सभी रिफ्लेक्स एंगल कहे जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप देखिए, आपने एक चीज देखा, अगर मैं एंगल का पैटर्न आपको फिर से दिखाऊं पहले थोड़े समय के लिए, फिर आपसे बात करते हैं। देखिए यहां पर आपने देखा जैसे ये जो इस तरीके के कोण थे, ये क्या था, न्यून कोण। फिर आगे चल के सीधा ऐसा कोण बना, तो ये क्या था, समकोण, ठीक है। ये 90 डिग्री बन गया था एग्जैक्टली, ये समकोण था, ये न्यून कोण था। फिर आपने देखा कि इसमें आगे जा करके कोण इस टाइप से जब बना, तो यहां पर ये जो बना था ये अधिक कोण कहा गया था, ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण के बाद फिर आपने देखा, इधर ही देखिए, यहां पर सीधा एक पूरी यहां पर ये आपका अर्धवृत्त की संरचना बना, जिसको आपने सरल कोण या ऋजु कोण कहा, 180 वाला जो बनता है। इसके बाद अब 180 से ये रेखा ही तो देखिए मूव कर रही, देखा जाए तो ये वाली रेखा यहाँ थी, ये रेखा यहाँ थी, ये रेखा ऐसे बढ़ती जा रही, और ये वाली रेखा देखिए यहाँ एकदम विपरीत आ चुकी है, पहले ऐसे थी एकदम विपरीत। अब आप अगर देखें तो ये वाली रेखा सीधे विपरीत से नीचे इधर जाने लगेगी ऐसे, है ना। तो ये वाला जो कोण बनेगा, जो कि 180 से भी ज्यादा होगा, देख रहे हैं, यही वृहत कोण कहा जाएगा, इसी को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा, ठीक है।
यानी आपने देखा कि ये जो वृहद कोण है ये इसी टाइप से आपका आगे मिलेगा। तो आपने कोणों के सभी प्रकार को एक साथ भी देख लिया। अब यानी कि वृहद कोण को अगर मैं बनाना चाहूं तो आप देखेंगे यहां से ये रेखा कुछ जितना ये मूवमेंट होगा इसका, ये वाला यही आपका वृहद कोण होगा जो 180 से अधिक होगा। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसे बना हो तो ये वाला जो मूवमेंट, ये वाला भाग जो विस्थापन है, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, जो कि हमेशा 180 डिग्री से 180 अंश से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। देखिए अब अगर थोड़ा सा इसको और मिला दे तो वृत्त पूरक बन जाएगा और वो एक कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। बस इसके बाद अब हमें यही संपूर्ण कोण ही पढ़ना है। चलिए अगला पार्ट आ गया संपूर्ण कोण। तो आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्स एंगल या फिर वृहद कोण क्या होता है। इसके बाद अगला है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण जिसको कंप्लीट एंगल कहते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब ये कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण क्या है, सीधी सी बात है, जो पूरे वृत्त की संरचना बनाएगा ये कंप्लीट एंगल है, यानी 360 डिग्री। पूरा वृत्त जो होता है वो 360 बनता है, इसी को संपूर्ण कोण कहते हैं। जब कोई वृत्त, जब कोई रेखा, अब इस तरीके से देखें, मान लीजिए ये रेखा मान लेते हैं, ये O से A है, ये पूरा मूव करते 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 जब ये सीधे फिर से अपने ही पॉइंट पे आ जाए, है ना, इसी पॉइंट से शुरू किया था और इसी पॉइंट पे जब ये आ गया, आप देख रहे हैं ये, तो ये जो पॉइंट है यहां पर जब एक पूरे वृत्त की संरचना हो गई, जब रेखा सीधे एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाए, पूरा घूम करके मूवमेंट कर करके इसी पर आ जाए। देखिए ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से, ये ऐसा बोल सकते हैं ना कि रेखा जब घूम के आई होगी तो पूरा अपने आप को एक वृत्त की संरचना बना दी होगी। इसी कोण को हम कह सकते हैं 360 या संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, कैसे कोणों का निर्माण होता है, किस कोण को क्या कहते हैं और इनको कैसे समझेंगे। क्योंकि एक एक चीज की जब आपको समझ होगी तो आगे चल के आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा, नहीं तो चीजें टफ होती जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, कोटिपूरक कोण क्या होते हैं। कोटिपूरक कोण जिनको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, कोटिपूरक, कोटिपूरक कोण जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपका कोटिपूरक। अब देखिए कोटिपूरक का मतलब ये है कि जिनका ऐसे कोण, ऐसे युग्म के कोण यानी ऐसे जोड़े, ऐसे पेयर कोणों के जिनका योगफल 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक कोण 40 डिग्री है तो इसका कोटिपूरक कोण बताइए, 40 डिग्री का कोटिपूरक। तो आपको मालूम है यदि दो कोण, मैं अगर ऐसे नियम के हिसाब से बोलूं कि एक कोण A है, यदि A और B दो कोटिपूरक कोण है तो इनका योगफल हमेशा 90 डिग्री होगा, याद रखिएगा 90 अंश। कोटिपूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर मैं एक कोण 40 बता दूं, आपसे कहूं इसका कोटिपूरक बताइए तो आप तुरंत बताएंगे 50, क्योंकि 90 योगफल होना चाहिए। यानी इसको हम क्या करेंगे, दूसरे शब्दों में 90 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। जैसे एक कोण मैं बोलूं 20 डिग्री, इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा, आप कहेंगे 70, क्योंकि देखिए 70 और 20 90 हो रहा है। अगर मैं कहूं एक कोण 30 अंश है, दूसरा बताइए जो कोटिपूरक 30 अंश का कोटिपूरक कोण बताइए, तो आप तुरंत 60 कहेंगे। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 50 डिग्री का कोटिपूरक बताइए, आप 40 बताएंगे। 45 का कोटिपूरक बताइए तो 45 ही होगा। देखिए इस जगह पर ध्यान दीजिए, 45 डिग्री ऐसा कोण है जिसका कोटिपूरक कोण भी समान होता है। यानी कि एक ऐसा कोण जिसका कोटिपूरक कोण समान हो तो वो 45 ही होगा, है ना। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि वह कोण जिसका कोटिपूरक कोण भी समान होता है क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो 45 डिग्री, क्योंकि 45 दोनों है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान देनी है, समझनी है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप कोटिपूरक कोण समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कोटिपूरक के बाद अब मैं आगे चलता हूं, समपूरक। देखिए समपूरक क्या है, समपूरक ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें योगफल दो कोणों का 180 होता है। समपूरक को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री, जिसमें दो कोण अगर मैं मान लूं A और B तो इनका योगफल हमेशा 180 निकलेगा, 180 अंश।
ये संपूरक कहलाएंगे। तो सप्लीमेंट्री का मतलब यही है, जैसे मैं बोलूं एक कोण 120 है तो इसका संपूरक कोण बताइए, आप कहेंगे 60। एक कोण 100 है, इसका संपूरक कोण बताइए तो आप क्या कहेंगे 80, क्योंकि इनको जोड़ने पर 180 होना चाहिए। देखिए हो रहा है हर जगह। एक कोण 90 तो इसका संपूरक क्या होगा 90 ही होगा। देखिए ये दोनों समान है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही 130 का संपूरक क्या होगा 50। इसी प्रकार से कुछ भी हो, जैसे 110 का संपूरक कोण क्या होगा तो आप कहेंगे 70। अब इस उल्टा भी पूछा सकता, 60 का संपूरक क्या होगा 120, 80 का संपूरक क्या होगा 100। इसी तरीके से, क्योंकि इनका बस योगफल अगर एक कोण दे दिया तो आप उसको 180 से घटा लीजिए, बस वही उसका संपूरक कोण हो जाएगा, यानी सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप ढंग से इन बातों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आपका कोटिपूरक हो गया, संपूरक हो गया। अब आसन्न कोण, आसन्न कोण देखिए बस ऐसे कोण होते हैं जो एक ही बिंदु पर बने कोण होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु पर ये कोण और ये कोण, मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कोण तो ये वाला बन रहा है और एक कोण ये वाला बन रहा है। एक ही बिंदु पर बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो कोण है ये आसन्न कोण है। इसका अगर आप नाम लिखना चाहें, अच्छा कोई भी कोण जब उसका नाम लिखा जाएगा तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मान लीजिए ये कोण है, मैं यहां बोलूं O और इसको बोल देता हूं A और इसको B, तो इसका कोण का नाम आप क्या बोल सकते हैं AOB, क्योंकि कोण यहां बन रहा है ना, देखिए O बिंदु पर, तो इसको बीच में लिखना होगा। इसको आप बोल सकते हैं कोण, ये कोण का चिन्ह होता है टेढ़े L जैसा, है ना, ऐसे करके ऐसे, ये कोण का चिन्ह होता है, इसको कोण का चिन्ह यानी एंगल का साइन कहते हैं। तो अब देखिए यहां पर कोण क्या पढ़ेंगे आप, ए से चलेंगे तो AOB, हमेशा O पर कोण बन रहा है तो O मध्य में आएगा, आप बोलेंगे AOB, या फिर इसी को आप दूसरे नाम से कह सकते हैं BOA। ये दोनों एक ही बात है, लेकिन देखिए दोनों ही स्थितियों में O बिंदु बीच में है, देखिए, है ना। तो किसी भी कोण को अगर लिखना या पढ़ना हो, मान लीजिए ये कोण अब इस तरीके से मैं बना दूं, यहाँ पर X है, ये Y है और ये Z है, या कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर R या P या Q मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं P मान लेता हूं। अब आपसे बोलूं कि इसको क्या पढ़ा जाएगा तो आप बोल सकते हैं YPX या XPY, ठीक है। हमेशा ये P बीच में आएगा क्योंकि यहीं पर कोण बन रहा है। बस ये बात आप ध्यान रखिए, कोण को कैसे पढ़ा जाता है ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर जो दो कोण है, अगर मैं इनका नाम लिखूं AOB और यहां C, तो आप देखिए यहां दो कोण बन रहे हैं, कोण AOB और दूसरा बन रहा है BOC। B से चलेंगे BOC, ये वाला और ये वाला, ठीक। ये दोनों कोण क्या है, ये दोनों कोण आसन्न कोण है। यहां पर क्या है आसन्न कोण, इसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, आसन्न कोण। यानी आप समझ गए होंगे कि आसन्न कोण क्या है, जो एक ही बिंदु पर बने कोण होते हैं, एडजेसेंट, ठीक है। ये दोनों यहां पर एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक। तो मुझे आशा है आप ये बातें समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए अगला पार्ट आता है आसन्न कोण के बाद रेखीय युग्म के कोण। अब ये रेखीय युग्म के कोण क्या है, अगला पार्ट आता है रेखीय युग्म के कोण। रेखीय युग्म के कोण, या इसी को रैखिक युग्म के कोण भी कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलता है, रैखिक युग्म के कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर, देखिए लीनियर मतलब रेखीय, लाइन मतलब रेखा, लीनियर मतलब रेखीय, पेयर मतलब युग्म यानी जोड़ा, और लीनियर पेयर एंगल, तो इसी के हिसाब से इसका नाम पड़ा है लीनियर पेयर। मतलब एक पूरी लाइन पर एंगल कितना बनता है, आपने पढ़ा कि एक पूरी लाइन पर 180 बनता है। अब अगर इसी 180 में मैं दो कोण बना दूं, जैसे इस बिंदु से मैं एक रेखा इधर और खींच देता हूं, तो देखिए आप देख रहे हैं एक कोण ये बन गया और एक कोण इधर बन गया, दो कोण बने दिख रहे हैं। इन दोनों कोणों को अगर मैं बोलूं कि ये वाला अगर कोण x है और ये वाला y है, तो आपको क्या पता है कि ये कोण x और y रेखीय युग्म के कोण है, और हमेशा रेखीय युग्म के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये कैसे भी बन सकते हैं, मान लीजिए ऐसी लाइन जा रही, यहां पर बना दिया गया, ठीक है, तब भी तो है, तो ये लाइन ही, रेखा ही, एक रेखीय कोण पूरा 180 का होता है।
अब मान लेते हैं इसमें हमने ऐसे बना दिया, तो इधर का अगर सपोज ये वाला 70 है तो ये वाला अपने आप 110 होगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 180 होना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं कोई भी आपको ऐसा एंगल बनाऊं, ठीक है, मान लीजिए ये वाला है और ये वाला 60 डिग्री है, तो ये वाला अपने आप 120 होगा, क्योंकि ये टोटल हमेशा 180 होता है। रेखीय युग्म का टोटल योगफल 180 होता है, ठीक है। अब इसमें 2 या 2 से अधिक कोण कितने भी बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए इस चीज को ऐसे भी आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका एक लाइन, एक कोण ये गया, एक कोण ये गया, तो भी यहां पर देखिए अब ये जो तीनों कोण है ये वाले, है ना, ये जो तीनों कोण आप देख रहे हैं, ये तीनों मान लेते हैं ये x है, ये y है, ये z है, तो इन तीनों का ही योगफल x प्लस वाई प्लस जेड मिला करके 180 होगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि एक रेखा पर बने कोण, चाहे जितने कोण बने हो, सभी का योगफल 180 मिलेगा, ठीक है। अब अगर ये मान लीजिए ऐसे रहा होता कि ये 50 है और ये आपका 80 है, ठीक है, तो आप ये x वाला बताइए, तो 50 और 80 कितना हुआ 130, तो ये वाला 130 के बाद ये x कितना बचेगा 50, है ना, क्योंकि आपको मालूम है टोटल 180 होना है, तो 80 50 130 है, तो यहाँ 50 और बनेगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, ये फिक्स है। तो ये सभी कोण आप देख रहे हैं जो वो रेखीय युग्म या रैखिक युग्म के कोण कहे जाते हैं, और इनका एप्लीकेशन काफी मिलेगा आपको बुक में। अभी क्वेश्चंस भी आप करेंगे ढेर सारे, वो भी आप देखेंगे और उसका प्रयोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप पहुंच गए रेखीय युग्म तक। अब है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख क्या है, जब दो रेखाएं आपस में ऐसे काटें एक दूसरे को, ठीक है, कैसे भी काट दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है। मान लीजिए ये हुआ और ये हुआ, किसी भी रूप में काटें, तो ये जो कोण यहां पर देख रहे हैं शीर्ष, ये शीर्ष हुआ, इस शीर्ष के अपोजिट में दो कोण बन रहे हैं, एक इधर एक इधर, इन्हीं कोणों को शीर्षाभिमुख कहेंगे। अगर मैं नाम दे दूं कि ये x है और ये y है, तो आप कहेंगे x और y शीर्षाभिमुख कोण है यहां पर, और ये बराबर भी होते हैं। ये ध्यान रखिए, शीर्षाभिमुख कोण की डेफिनेशन ये होगी कि ये बराबर होते हैं, मतलब अगर ये 40 डिग्री का कोण बना होगा तो ये भी 40 डिग्री का ही बनेगा। इसी तरीके से जैसे यहां पर शीर्षाभिमुख देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला, इसी तरीके से ये भी शीर्षाभिमुख इस साइड का और इस साइड का, दो शीर्षाभिमुख बनते हैं। यहां भी देखिए एक यहां वाला और एक यहां वाला, ठीक है। ये इस तरीके से शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो अब जितना भी आप बोलेंगे, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये वाला 130 है, तो इसके ठीक विपरीत इधर वाला 130 होगा। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला 50 है, तो आप ठीक विपरीत इधर वाला 50 बोलेंगे, ऐसे, ठीक। यानी आप देख रहे हैं जहां पर ये लाइन क्रॉस हो रही है, इसके इस तरफ के दोनों कोण कहें या फिर इस तरफ के दोनों कोण कहें, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। आपने ध्यान से समझ लिया। और शीर्षाभिमुख इसलिए कि शीर्ष के भिमुख, है ना, उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए इनको इंग्लिश में शीर्षाभिमुख को वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख ये आपका लिखा हुआ है, देख लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, और वो हमेशा बराबर होते हैं, एक कोण दूसरे के बराबर होता है। नेक्स्ट अब जो आ गया वो समांतर रेखा एवं तिर्यक रेखा से संबंधित नियम आपको सीखने हैं। अब देखिए कोई भी रेखा आप देखें इस तरीके से, अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये रेखाएं मान लेते हैं समांतर, समांतर रेखाएं क्या होती है, समान दूरी पर, हर जगह जिनका गैप बराबर होता है। जैसे घर में आपकी सीढ़ी होती है, देखते हैं सीढ़ियां आपने देखी होंगी जो बांस से बनी होती हैं, तो सीढ़ियों में हमेशा बराबर गैप ऐसे आपको दिखता है, दोनों डंडे एकदम समान दिशा में, चाहे ऐसे बने हो या फिर ऐसे बने हो, ठीक है। ये क्या है, समांतर रेखा है। बस इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ हर जगह का ये जो गैप है आप देख रहे हैं, ये गैप हमेशा बराबर होना चाहिए, एवरी प्लेस पर गैप नहीं बदलना चाहिए। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच का गैप हमेशा बराबर होता है। तो ये समांतर इसीलिए नाम ही है। समांतर रेखाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस, है ना, समांतर रेखा। तो आपने समांतर रेखा देखा। इसके बाद एक इसमें बात और आई है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक। तिर्यक रेखा क्या होगी, जो इस रेखा को कहीं भी टेढ़े रूप में ऐसे काटे,
ये रेखा जो जा रही तिर्यक, अगर मैं यहाँ नाम करूं कि ये एक M रेखा थी, ये N रेखा थी, और ये वाली जो तिर्यक जा रही L है, तो आप देखेंगे यहाँ पर M और N पैरेलल है, समांतर है। समांतर का चिन्ह ऐसे बनता है, आप इसे बोल सकते हैं M समांतर N, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। M रेखा समांतर है N के, ये जो चिन्ह होता है इसको समांतर बोलते हैं। जैसे आपको दो रेखाएं, कोई मान लीजिए कहीं AB और CD को समांतर बताना, तो आप बीच में ऐसे बना देंगे तो इसको पढ़ा जाएगा AB समांतर रेखा है CD के, यानी AB और CD दोनों समांतर है, इतना समझा जाएगा, ठीक है। तो आपने ये समझा। और इसके बाद देखिए, ये समांतर रेखाओं के बारे में आपने देखा कि यहाँ पर दो समांतर रेखाएं थी, M और N, और L क्या है, ये जो टेढ़ी लाइन जा रही इसी को हम कहते हैं तिर्यक रेखा, हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसवर्सल, ये तिर्यक रेखा। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ठीक, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, यानी पैरेलल लाइंस है, ठीक, ये आपकी पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो समांतर रेखा और पैरेलल रेखा, आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए ट्रांसवर्सल, और इनको आपने जानने के बाद अब आपको इनसे संबंधित नियमों को समझना है और बहुत भली भांति तरीके से सीखना है। अब चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही धैर्य के साथ चीजों को सीखते हैं। अब मान लीजिए ये एक समांतर रेखा है, ठीक है, इसको एक तिरछी रेखा ऐसे काट रही है, तिर्यक रेखा जिसको कहते हैं ना, ये काट रही है। ये आपका स्ट्रक्चर बना, तो इसमें बहुत सारे जगहों पर जो कोणों के युग्म बनते हैं, जोड़े बनते हैं, वो बराबर होते हैं या उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर आप ध्यान दीजिए, इस जगह पर एक कोण बन रहा है और आपको ठीक इसके विपरीत में कोण दिख रहा है। ये अभी आपने पढ़ा कि दो लाइनें जब एक दूसरे को काटती हैं तो जो कोण बनता है ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, और ये सदैव बराबर होते हैं। चाहे हम यहां पर देखें, चाहे हम इस जगह पर देखें, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरीके से यहां पर बनने वाला कोण इस जगह बनने वाले कोण के बराबर होगा। अगर यहाँ 50 बन रहा है तो यहाँ भी 50 मान लेंगे आप अपनी तरफ से। इसी तरीके से इस जगह बनने वाला कोण इस जगह बनने वाले कोण के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर बोलें कि ये 130 है तो आप यहाँ कहेंगे ये भी 130 होगा अपने आप ही। अगर ये 50 है तो ये अपने आप ही 50 होगा, ठीक है, विपरीत। इस तरीके से आपको इन जगहों को, इन स्पेस को, जो इनके जगह है उसको ध्यान रखना है, प्लेसेस को ध्यान रखना है कि इनके प्लेस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ शीर्षा। ये जो कोण आपने सीखा, अभी क्या सीखा, ये कोण था शीर्षाभिमुख कोण, जो आपने इसमें सीखा शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आपने देखा कि ये समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शीर्षाभिमुख कोण कहाँ कहाँ बन रहे हैं। अब अगला कोण हम इन्हीं चित्रों में सीखेंगे, दूसरे और अन्य कोण, और उनकी विशेषताओं को जानेंगे। देखिए जैसे फिर से यही स्ट्रक्चर बनेगा, और इसको ध्यान दीजिए एक एक बात को। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं ये वाला कोण, और ठीक ये देखिए रेखा में ये दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं के ऊपर एक कोण बना और एक देखिए यहाँ पर यहाँ कोण बन रहा है। इसको अगर मैं लोकेट करूं, जैसे मैं नाम अगर कर दूं तो भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बोलूँ 1 और इस जगह बनने वाले कोण को 2, ये 3, ये 4, इसके बाद ये बोलूँ 5, ये 6, ये 7, ये 8, कैसे भी आप नाम लिख सकते हैं। 8 कोण यहाँ पर बनते हैं। 8 कोणों में 1 और 3 विपरीत है शीर्षाभिमुख, 2 और 4 विपरीत है शीर्षाभिमुख, इनका नाम शीर्षाभिमुख था, अभी आपने देखा था। 5 और 7 शीर्षाभिमुख है, 6 और 8 शीर्षाभिमुख है। इसके अनुसार जैसे मैंने नंबरिंग की है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नंबरिंग होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप ये समझ गए। अब अगर मैं बात करूं इस 1 नंबर और 5 नंबर की, इस चित्र के अनुसार जो मैंने बनाया है, क्योंकि अलग किताबों में हो सकता है यहां से 1 2 3 वो शुरू करें, वो अलग बात है, ठीक है। जो मैंने चित्र बनाया इस समय आप उसके स्थान को देखिए। यहां पर बनने वाला कोण, यानी ऐसे आप यूं समझिए कि इस टाइप से जो यहां कोण बन रहा है और जो यहां कोण बन रहा है, आप जरा गौर कीजिए तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि ये जो कोण बन रहा है ये कुछ गैप इतना है, और उतना ही गैप आपको नीचे देखिए यहां पर देखने को मिल रहा होगा।
ये दोनों गैप वैसे भी आपको यहाँ वाला और यहाँ वाला समान ही दिख रहा होगा कि हाँ लगभग समान ही गैप है, ये बराबर होते हैं। इस जगह पर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। अब मैं इस समय आपको समझा रहा हूं संगत कोण, नोट कर लीजिएगा। संगत कोण यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये तो कहां कहां ये बन सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, 1 और 5, या फिर उल्टा इधर देखिए 4 और 8। देखिए ये वाला भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग है, 4 और 8। देखिए 4 जितना है उतना ही 8। आप साफ साफ देखिए, आपको दिखेगा भी, ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पर जितना गैप बन रहा है, आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर जो गैप ये बन रहा है उतना ही गैप यहाँ बन रहा है। देखिए ये वाला अगर सपोज ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, ठीक। इस जगह पर बना कोण यानी यहाँ पर 4 नंबर पर बना कोण, यहाँ 8 नंबर पर, इन दोनों के बीच का गैप अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको ये गैप समान दिखाई देगा और ये भी बराबर होते हैं। तो 1 और 5, 4 और 8 क्या क्या संगत कोण है? कोण 1 बराबर कोण 5 इसके अनुसार, इस चित्र के अनुसार, और कोण 4 और कोण 8। देखिए कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। संगत कोण भी क्या होते हैं? संगत कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 5 होगा। जैसे ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। 1 और 5, 4 और 8। अब उल्टा देखिए, ऐसे अगर मैं 2 का संगत निकालूं तो 2 का संगत क्या होगा? एक तो संगत कोण देखिए इस तिरछी रेखा के एक ही तरफ बन रहा है। देखिए 1 भी इस रेखा के इस तरफ है और 5 भी इसी तरफ है, राइट साइड में ही दोनों बने हैं। इधर देखिए लेफ्ट में बना तो 4 इधर भी है, 8 इधर भी, दोनों समान साइड में भी है तिर्यक रेखा के, है ना भाई। देखिए ये जैसे तिरछी रेखा है तो इस तरफ यहां जो बनेगा इसी तरफ तो बनेगा, इसी हिस्से में, इधर वाले हिस्से में जो बन रहा था ये वाला, तो इधर दोनों कोण बने थे। ये सब संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण। और संगत कोण क्या होगा? 2 का संगत कोण 6 होगा। नीचे चले आए, देखिए एक यहां पर है तो ठीक नीचे, एक देखिए तिर्यक रेखा में अगर अंदर की तरफ है दोनों समांतर रेखाओं में, तो एक बाहर की तरफ है। यहां देखें तो कोण 2 बराबर कोण 6, ये भी संगत कोण है। और अब अगर मैं बात करूं कोण 3 की, तो 3 और 7, कोण 3 बराबर कोण 7, ये सभी कोण जो है ये संगत कोण है और ये बराबर होते हैं, ठीक, इस चित्र के अनुसार। इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि आपको इनकी पोजीशंस को ध्यान देना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से आपको एक बार पोजीशन पर बात कर लेता हूं, क्योंकि जितना इसमें समय देंगे आप उतना बेहतर तरीके से आप चीजों को सीख जाएंगे। अब आप देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब मैं आपको बताता हूं यहां से, ये अगर ये रेखा थी तिरछी रेखा यानी तिर्यक रेखा, तो संगत कोण कहां कहां बनते हैं? अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं सीधे डायरेक्ट, इस जगह का संगत कोण कहां बनेगा, तो आप तुरंत बोलेंगे इस जगह पर बनेगा। अगर मैं नाम कर देता हूं, चलिए अपनी तरफ से अब की बार नाम बदल देता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ऐसे मैंने बदल दिया। देखिए पोजीशन, सारे कोणों की पोजीशन। अब आप देख रहे हैं 4 और 7 संगत कोण है, 4 बराबर, और ये बराबर भी होते हैं। कोण क्या होते हैं? बराबर, मतलब जितना कोण 4 होगा उतना ही कोण 7 होगा। अब आप दूसरा संगत कोण बताइए जरा, 3 का संगत कोण बताइए। कोण 3 यहां देखिए इस जगह बन रहा है, तो इसका संगत कोण इसी तरफ बाहर की तरफ, ये देखिए यहां कोण 8, तो आप देख रहे हैं कोण 3 बराबर कोण 8, ये संगत कोण है। ये सभी आप कौन से कोण पढ़ रहे हैं? संगत कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोण 1 का बताइए, कोण 1 ये रहा, तो कोण 6 ये देख रहे हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 6, ये संगत कोण है। कोण 2 का संगत कोण बताइए, 2 और 5, इस चित्र के अनुसार कोण 2 बराबर कोण 5 है, ये संगत कोण। इस तरीके से आपने देखा कि संगत कोणों को आपने समझ लिया, ठीक है। आपको ये पोजीशंस ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे बनाऊं और आपसे कहूं कि आप बताइए जरा ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण है, तो आप कहेंगे यस ये लाइन के एक ही तरफ है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, एक ही तरफ है, तो ये दोनों संगत कोण है, ये बराबर होंगे। यानी जितना ये होगा, अगर ये सपोज 55 डिग्री होगा और यहाँ x लिख दिया जाए, तो x का मान आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे x भी 55 ही होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, तो x बराबर 55 डिग्री आप बोल देंगे और कारण दे देंगे क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है। इस तरीके से आपसे प्रश्न मिलेंगे और आप उसको कर पाएंगे। तो आई थिंक आप संगत कोण भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं संगत कोण के बाद अगला, संगत कोण के बाद कौन सा, अच्छा
अभी इसमें संगत कोण आ गया। हाँ, अब देखिए आप, इस बार जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है एकांतर कोण। एकांतर कोण जिसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक, ये क्या होते हैं, देखिए अल्टरनेट से पता ही चल रहा है एक दूसरी तरफ होगा तो एक दूसरी तरफ होगा। जैसे ये वाला अगर मैं अंदर समांतर रेखाओं के अंदर की बात करूं तो यहां जो कोण बनेगा, ये देखिए एक रेखा के इस तरफ तो एक इस तरफ, और आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो गैप है इस वाले गैप के बराबर भी लगभग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर यहां पर सपोज 120 बना तो यहां भी 120 ही बनेगा, ये कोण बराबर होंगे। यही है एकांतर। देखिए एकांतर और कहां कहां बन सकता है, आप सोचिए, ये वाला कोण होगा तो इसके इस तरफ विपरीत, ये भी एकांतर, ये भी बराबर होंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, मतलब ये कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर या समान होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी आपने देख लिया। और एकांतर कोण कहां कहां बन रहे हैं, आप देखिए इस जगह का कोण ये है, ऐसे ही आपने देखा इस जगह का एकांतर कोण ये है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं इस जगह का एकांतर कोण कौन सा होगा, तो ये बाहर वाला है तो इसके बाहर यहां आएगा। देखिए ये बाहर एकांतर कोण दो तरह से होते हैं, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, इसको भी ध्यान से समझिए। तो आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आपको इसको दो डिवीजन में बताता हूं। एक आपका है अंतः एकांतर कोण, अंतः मतलब अंदर, एकांतर कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। अंदर वाले सारे देखते चले चलिए फटाफट। देखिए अंदर वाले कौन से, एक ये तो एक ये, ठीक, ये भी एकांतर हुआ। जिसको अगर मैं नाम करूं, नाम चलिए छोड़िए हटाइए, ऐसे समझ लीजिए, एक ये तो दूसरा ये दो अंतः एकांतर कोण, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, ये बराबर भी होते। एक अब आपका आएगा अगला, इसके बाद बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य मतलब बाहरी, एकांतर कोण तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल तो है ही है ये, बस बाह्य है इसलिए एक्सटीरियर, क्योंकि एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाह्य, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, वो कैसे बनेंगे उनको आप ध्यान से देखिए। बाह्य वाले कहाँ बनते हैं, देखिए बाह्य वाले बनते हैं यहाँ, जैसे एक ये बना तो ठीक ये विपरीत, इस लाइन के इस तरफ विपरीत, एक इधर बना। अगला देखिए बाह्य कहाँ बनेगा, एक ये बना तो एक ये बनेगा, ये ठीक, एक इस तरफ तो इस तरफ। जैसे ये वाला अगर 135 है तो ये भी 135 होगा। अगर इसी तरीके से 135 के बाद ये मान लीजिए आपका 45 है, 45, तो ये भी 45 बनेगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको पहचानेंगे और कारण देंगे। ये बराबर होते हैं, और बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या है, बाह्य एकांतर और अंतः एकांतर कोण ये समान होते हैं सदैव। ठीक है, एक एक चीज को डिटेल में ढंग से कॉपी पे नोट्स बनाते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। अब बस एक टाइप और सामान्य सा बचा है, कहीं जरूरत पड़े, उसका कोई विशेष नाम नहीं है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने क्रमिक कोण। तिर्यक रेखा के, इसको बस ध्यान से ऐसे लिखना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने क्रमिक या क्रम से बने कोण, क्रमिक कोण, ऐसा समझिए। जैसे मान लीजिए ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, और ये दो समांतर रेखाएं हैं। इसमें मान लीजिए यहां जो बन रहा है और यहां पर बन रहा है, तो इसका क्या करें, ये वाला देखिए क्रम से इस जगह, फिर तुरंत यहां इस जगह बन रहा है, फिर तुरंत ऊपर इस जगह, ठीक। या फिर इसी को अगर आप ऐसे यहां पर देखें तो चाहे इधर का देखें तो ये वाला, ठीक। ये सब कोण कैसे कोण होते हैं, ये कोण हमेशा इनका योगफल 180 होता है। जैसे मैं अगर इसको x बोलूं और इसको y बोलूं इस समय, तो एक ही ओर बने क्रमिक कोण, इनका योगफल हमेशा x प्लस वाई 180 आएगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर है और क्रमिक कोण है, मतलब देखिए अंदर में ही दोनों एक तरफ है, ठीक। ये हमेशा 180 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक ही ओर बने कोण 180। अब ऐसा ये वाले जरूरी नहीं, ये भी 180 होगा। देखिए अगर ये वाला है तो ये वाला भी 180 होगा, एक ही ओर है। देखिए
लेकिन अब जरा पहचानिए, आप ध्यान दीजिए, संगत कोण क्या था? संगत कोण में एक ये बाहर की तरफ तो एक तुरंत यहां अंदर की तरफ, ये संगत है, ये बराबर है, इनको संगत कहेंगे। लेकिन देखिए ये भी बाहर का और ये भी बाहर का, दोनों इस तरीके से, ठीक। अगर इसके साथ यहां बनाते तो संगत बनता, लेकिन ये दोनों बाहर है, देखिए इनका योगफल मान लेते हैं, यहां भी x और y ऐसे करते हैं तो ये x और y का योगफल 180 ही आएगा। समझने के लिए ये x और y मैं ले रहा हूं, ठीक है। जैसे यहाँ 70 होगा तो ये 110 होगा, ये 60 होगा तो ये 120 होगा, इस तरीके से आपको समझना है। और ये कोण जो थे ये संगत कोण थे, तो इसको आप नहीं करेंगे संगत कोण, और इसमें अंतर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ गए। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, चलिए तिर्यक रेखा अगर ऐसे बनाऊं तो इस जगह पर और ये वाला कोण इसका 180 होगा। अगर ऐसे बनाया जाए इस जगह पर और इस जगह पर बना कोण, इसका मान 180 होगा। इसी तरीके से कहीं भी आप देखिए ये वाला और ये बाहर वाला, ये भी 180 होगा। यहां पर आपने देख ही लिया। तो ये इस तरीके से आपको समझना है कि आपने तिर्यक रेखा और समांतर रेखा में सारे टाइप को ध्यान से देखना है। तो आपने तिर्यक रेखा और समांतर रेखा में सभी कोणों के प्रकारों को सीख लिया है, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से इनको समझ रहे होंगे। अब जैसे एक और चीज आप इसमें देख लीजिए, रैखिक युग्म कहां बनेगा? जैसे ये वाला और ये वाला कभी बोला जाए तो आपने अभी पढ़ा था कि इनका योगफल 180 होता है, ऐसे ये दोनों का कोण 180 होगा। ये भी ध्यान रखें, जैसे यहां पर अब मैं x और y बोल दूं तो इस फिगर के लिए x और y का योगफल 180 होगा। आप ये मत सोचिएगा कि हर बार x और y 180 हो रहा है, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ इसका नाम ले रहा हूं कि यहाँ का x है यहाँ y, मतलब यहाँ पर अगर 50 है तो यहाँ अपने आप 130 बन जाएगा। ये रेखीय युग्म के अभी आपने पढ़ा था ढंग से कि ऐसे मान लीजिए एक रेखा पर जो कोण बनते हैं इनका योगफल सदैव कितना होता है? 180 तो होता है, मतलब इधर अगर x और इधर y बना है तो इनको जोड़ेंगे 180 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये सब चीजें भी ध्यान देनी। तो चलिए हम अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे भी इन चीजों को और करेंगे भी। मुझे आशा है आप ये सारे नियम सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अच्छे से चीजों को आप सीख पा रहे होंगे। अब एक चीज और बताइए, जैसे किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ए बी और सी में नाम करूं, तो इन तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? आप सभी जानते हैं, कोण 1 प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये त्रिभुज में भी आ सकता है। किसी भी चतुर्भुज में, कोई भी चतुर्भुज टेढ़ा मेढ़ा बना है, कैसा भी बना है, चतुर्भुज के 4 कोण जो होते हैं इनका योगफल 360 होता है। त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल 180 होता है। यहाँ 4 कोण, अगर मैं इसको बोलूं ए बी सी डी, तो आप देखेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी ये 360 होगा। लेकिन ये किसके लिए? चतुर्भुज के लिए, और ये किसके लिए? त्रिभुज के लिए, है ना। तो ये सब चीजें छोटी छोटी आपको मालूम होनी चाहिए। कभी कोई चतुर्भुज की संरचना हो जाए, कभी कोई त्रिभुज की संरचना हो जाए, तो आप इतना जानते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं और आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन बोला गया है, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के। देखिए यहाँ पैरेलल समांतर का चिन्ह आ गया ना, मैंने बताया था, यानी ये जो रेखा ए बी आपको दिख रही है और सी डी ये समांतर है। इतने का मतलब हुआ कि ए बी और सी डी रेखाएं समांतर हैं। तो कोण क्यू पी आर का मान ज्ञात करना है। क्यू पी आर कहां बन रहा है? देखिए क्यू पी आर, मैंने आपको बताया था कोण को पढ़ा कैसे जाता है। इसी तरीके से अगर हो तो मान लीजिए यहां पर अगर Q लिखा है, मैंने यहां पर P लिख दूं और ये R, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? Q P R कहां बनेगा? फिर यहां बनेगा, इस तरीके से, है ना। Q P R पढ़ सकते हैं या R P Q पढ़ सकते हैं, हमेशा ये बीच में आएगा। तो अब अगर यहां पर ये बोला गया है इस प्रश्न में कि कोण Q P R ज्ञात करिए, मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं। चलिए हम एक समय के लिए इसको मान लेते हैं M, कोण M, ये आपको ज्ञात करना है। आप जरा देखिए, ये एक बीच में आपको त्रिभुज बन रहा है, साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसको मैं फिगर को इधर बनाता हूं और फिर अच्छे से आपको समझाता हूं ताकि आपको डिटेल में चीजें समझ में आ जाए। ये इस तरीके से आप देखिए बनाया गया है कुछ, यहां पर P लिखा गया है, यहाँ पर Q लिखा गया है। ये आपका A और B रेखा थी और ये वाली रेखा क्या थी? C और D। यहाँ पर आपका Y बन रहा है, इस जगह पर आपका X बन रहा है। ठीक, इसके ठीक इधर इस तरफ Y बन रहा है, इसके ठीक इधर इस तरफ X बन रहा है ना।
ये वाला P बिंदु है, सारे पॉइंट हो गए, यहाँ पर R, और ठीक है, सारी बातें नोट हो गई। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं एक समय के लिए इस चित्र को केवल इतना बोलूं, आप ध्यान से देखिएगा, अगर एक समय के लिए इतना ही लिया जाए, यानी ये AB वाला पार्ट लिया जाए, समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं आपको, और ये CD वाला, तो आप देखिए अगर मैं आपसे पूछता तो ये तिर्यक रेखा हुई ना, टेढ़ी वाली रेखा जो काट रही है, तो इस तरफ यहां जितना एंगल बनेगा और एक यहां जितना एंगल बनता है, देखिए ये कोणों की क्या विशेषता आपने पढ़ी कि इनका योग हमेशा 180 होता है, यही तो पढ़ा था आपने, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये टोटल कोण और ये टोटल कोण, मतलब यहां जो कोण बन रहा है, ठीक, यहां का टोटल और यहां का टोटल मिलके 180 होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। इसका मतलब यहां पर देखें तो दो कोण बन रहे हैं, एक्स और वाई, तो देख रहे हैं तो एक्स प्लस वाई, और फिर यहां भी दो कोण बन रहे हैं एक्स प्लस वाई, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 180 मिलेगा। इतना तो आप समझते ही हैं, क्योंकि यहां का टोटल कोण ये वाला और यहां का टोटल कोण हमेशा पूरा क्या होता है, 180 होता है। अभी आपने पढ़ा था कि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण होते हैं, ठीक। तो अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, कितने एक्स हो गए, 2 बार एक्स हो गए, तो 2x और y कितने हो गए, 2y, 2x और 2y मिलकर के 180 हो रहा है। तो 2 इसमें से कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, 2 भाई दोनों में से बाहर निकल जाएगा, यहां से x यहां से y, तो बराबर में 180 है। अब ये देखिए x प्लस वाई बराबर, ये दो गुणे में इधर 180 के नीचे बटे में हो जाएगा, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 90। तो x प्लस वाई का मान हमेशा 90 डिग्री यहाँ के लिए आ गया, x प्लस वाई 90, मतलब इस देखिए ये जो त्रिभुज आपका बन रहा है, इसमें ये जो x और y है ये तो 90 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है, 180, तो ये दोनों 90 हो ही गए x y, तो यहाँ भी 90 ही बचेगा, सीधी बात है, ये आंसर 90 हो गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें 90 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे कैसे बना है, फिर भी मैं आपको इसको आगे इस जगह पर लिख के बता देता हूं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण यहां पर मैंने m माना था ना, आप इसको 90 को यहां पर m कर लीजिए। तो अब आप जान रहे हैं कि x प्लस वाई एक रिजल्ट 90 आया है, और अब हम कह सकते हैं कि कोण m, यानी कि यहां पर जो x बन रहा है देखिए ये वाला, और प्लस ये y बन रहा है, और प्लस तीसरा कोण m बन रहा है। त्रिभुज के अंदर की बात है, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज QPR में, इसी त्रिभुज में x, y और m तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं। अब देखिए इस x और y का मान तो 90 हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो हम 90 रख सकते हैं, और प्लस ये वाला m बराबर 180। अब आप m निकालेंगे तो 90 प्लस में इधर 180 में जाकर के 90 माइनस हो जाएगा, तो m बराबर 90 ही आ जाएगा, क्योंकि 180 में 90 माइनस होगा तो 90, ये वाला कोण 90 आ गया, और इसका आंसर भी यही 90 डिग्री हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, तो आप कहेंगे ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम करेंगे। अभी हमारा बहुत बेसिक लेक्चर था, मैं प्रयास कर रहा हूं बहुत ही आराम से आपको अच्छे से एक एक पॉइंट पढ़ाया जाए ढंग से, ताकि आपकी समझ बने, कैसा भी प्रश्न क्यों ना आपसे पूछा जाए आप कर सके, ठीक है। तो इसके बाद मैं पूरा प्रयास करूंगा इन सारे क्वेश्चंस को आपको शॉर्ट ट्रिक में भी पढ़ाने के लिए, हर तरह से जितना कम से कम। लेकिन पहले जब तक आप सारी समझ आपकी अच्छे से नहीं बनेगी, तब तक आप कोई भी ट्रिक अभी मैं करके दे दूंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इसको बिना पेन कॉपी यूज किए भी इस प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है, अगर आप ये सारी बातें ढंग से समझ लेंगे तो, ठीक है। तो मेरा प्रयास है आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट सिखाना, आपको एक अच्छे तरीके से शिक्षा प्रदान करना। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोग ढंग से पढ़ाई करिए और अपने मित्रों को जोड़िए, ताकि हम जोर शोर से बहुत अच्छे तरीके से आपको एसआई की तैयारी करा सके, और आप सभी एक भविष्य में सब इंस्पेक्टर बने, बहुत अच्छे पद को ग्रहण करें और देश की सेवा करें। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।